स्वागत है आपका विशाल जी नई परख के मंच पर। नई परख के लोग अब आपसे अच्छी तरीके से वाकिफ हो चुके हैं। आप ग्लोबल गांधी के वैश्विक संयोजक हैं और एनआरआई नज़र से, यानी जो नज़र भारतवासियों को प्राप्त नहीं है क्योंकि वो भारत में रहते हैं, चूंकि आप एक दूसरे मुकाम पर, आप दुनिया के दूसरे हिस्से में बैठे हुए हैं और आप भारत में जो हो रहा है, घटित हो रहा है, उसके ऊपर दृष्टिपात कर रहे हैं। इसलिए आपकी निगाह खास तरीके से महत्वपूर्ण है। देखिए, आजकल भारत में सब जगह एक ही चर्चा है, वो है कॉकरोच की चर्चा। आमतौर पे इस चर्चा से पहले हम लोग कॉकरोच को बड़ा घिनौना किस्म का प्राणी मानते थे। हर गृहिणी कॉकरोच को किस तरीके से नष्ट कर दिया जाए इसमें लगी हुई थी। वो तरह तरह के स्प्रे बाजार से खरीद रही थी, तरह तरह की लाइनें बना रही थी कि किसी तरह उनके घर में कॉकरोच न घुस पाए। और कॉकरोच इतना इतना बेशर्म प्राणी है कि वो इतना करने के बावजूद भी, दुनिया में जितने भी तरह के जहरीले स्प्रे हैं, सब करने के बावजूद भी कॉकरोच जिंदा था। इसीलिए जब जंतर मंतर के ऊपर कॉकरोच जमा हुए, अभिजीत दीपके के नेतृत्व में, जो कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक हैं, तो उसका प्रमुख नारा ये था कि कॉकरोच न डरता है न कॉकरोच मरता है। कॉकरोच न डरता है न कॉकरोच मरता है। और अभिजीत दीपके, मैं आपसे ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं कि इस कॉकरोच जनता पार्टी का जन्म बोस्टन में बैठे हुए एक व्यक्ति द्वारा किया गया है। ऑनलाइन किया गया है, लेकिन वहां किया गया है, भारत में बैठे हुए किसी व्यक्ति द्वारा नहीं किया गया है। अभिजीत दीपके बोस्टन यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, वहां से उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी का जन्म किया है। दो लोगों को कॉकरोच जनता पार्टी के जन्म का श्रेय है। एक है हमारे अभिजीत दीपके, जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे, और दूसरे हैं परम आदरणीय न्यायमूर्ति, जो सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं, जस्टिस सूर्यकांत जी। जी। जस्टिस सूर्यकांत जी हिंदुस्तान के बेरोजगारों और नौजवानों को कॉकरोच बताने के बाद इस वक्त क्या कर रहे हैं, इसका भी जिक्र कर लेना जरूरी है। इस वक्त वो भारत के शीर्षस्थ जजों और सीनियर एडवोकेट्स के साथ में लंदन में एक बैडमिंटन का टूर्नामेंट खेल रहे हैं। उनके साथ में भारत के कानून मंत्री हैं मेघवाल साहब, भारत के संसदीय कार्य मंत्री हैं किरण रिजिजू साहब। सरकारी पैसे से वो टूर्नामेंट हो रहा है। बावजूद इसके कि हमारे परम प्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी राष्ट्र के नाम संदेश दे चुके हैं कि सब लोगों को किफायत से रहना चाहिए, सब लोग, किसी व्यक्ति को विदेश यात्रा नहीं करनी चाहिए, खाने में तेल का इस्तेमाल भी कम करना चाहिए क्योंकि वो भी इंपोर्टेड होता है, अपनी कारों में और मोटरसाइकिलों में पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल कम करना चाहिए क्योंकि उसको भी इंपोर्ट करना पड़ता है। उसके बावजूद भी भारत के कानून मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री की सरपरस्ती में, सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च न्यायाधीश की सरपरस्ती में, ये सब लोग लंदन में बैडमिंटन का एक ऐसा टूर्नामेंट खेल रहे हैं जिसका विश्व बैडमिंटन ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप से कोई ताल्लुक नहीं है। सबसे बड़ी प्रतियोगिता कौन सी है बैडमिंटन की? ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप। प्रकाश पादुकोण इसकी चैंपियन रहे थे एक जमाने में, जब हम लोग पढ़ते पढ़ाते थे। मतलब जो है, हमारे हीरो कौन थे? प्रकाश पादुकोण है, जो फिल्म स्टार दीपिका पादुकोण के पिता हैं। उसमें तो हम लोग प्रकाश पादुकोण को, उन्होंने लीम सुई क्विंग को हराया था ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप में, हमें याद है। लीम सुई क्विंग जबरदस्त रूप से अटैकिंग बैडमिंटन प्लेयर थे। और प्रकाश पादुकोण की विशेषता थी कि उनके पास जो शटल जाती थी वो वापस कर देते थे हर कीमत पर। लीम सुई क्विंग उसमें हार गया उस चक्कर में। आज स्थिति यह है कि भारत की पूरी न्यायपालिका, भारत का संसदीय कार्य मंत्री और भारत का कानून मंत्री दोनों लंदन में बैडमिंटन का एक फर्जी टूर्नामेंट खेल रहे हैं, जो भारत, हमारे ऐसे भारतवासियों के दिए गए टैक्स के खर्चे से आयोजित किया गया है। और और आदरणीय सूर्यकांत जी ने जिन लोगों को कॉकरोच कहा है, वो इस वक्त भारत में आंदोलन कर रहे हैं कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। और अगर इस्तीफा नहीं देंगे तो 6 तारीख को ये जमा हुए थे, 7 दिन बाद ये फिर से जंतर मंतर पे आएंगे अपना प्रदर्शन करने के लिए। चूंकि कॉकरोचों की शुरुआत
अमेरिका में बैठे हुए जो कनाडा का पड़ोसी है, वहां से हुई है। इसलिए आपसे ये सवाल बनता है विशाल जी कि कॉकरोचों के बारे में आप जैसे एनआरआई का क्या कहना है? एनआरआई नजर कॉकरोचों को किस रूप में देखती है? विशाल जी। धन्यवाद। अभय जी, पहले तो मैं आपके सवाल पूछने के तरीके पे एक टिप्पणी करना चाहता हूँ। हम्म। अपने पुराने प्रोग्राम में को लेकर, आपका पुराना प्रोग्राम मेरे किसी मित्र ने देखा होगा जो वॉशिंगटन डीसी में रहते हैं और वो मूल रूप से हिंदुस्तानी हैं, लेकिन वो पेंटागन और व्हाइट हाउस के में एक सिक्योरिटी एडवाइज़र का काम करते हैं। हम्म। उन्होंने वो प्रोग्राम देखा था और एक सवाल आपका आपने कुछ पूछा था और मैंने ऐसे ही जवाब दे दिया था, जिसमें मैंने कहा था कि डोनाल्ड ट्रम्प साहब की इस बात को देख के लगता है कि ईरान अब प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करेगा। हम्म। और मेरे कहने के शायद 12 घंटे या 24 घंटे के बाद ईरान ने इज़राइल पे प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की है और बैलिस्टिक मिसाइल से की है। तो उनका फ़ोन मेरे पास आया और उन्होंने मुझसे पूछा ये सवाल-जवाब कैसे हुआ? तो मैंने कहा ये तो अभय जी की सवाल पूछने की कला है, जो अंदर से भी बात निकाल लेते हैं या आत्मा से भी सच निकलवा लेते हैं। तो अभय जी, आपको उसके लिए बहुत-बहुत बधाई। आपका ये सवाल भी उतने ही अंदर की आवाज़ को कोरिदने वाला सवाल है। हम्म। अभय जी, देखिए, कॉकरोच पार्टी, पहले तो ये शब्द जो है वो अगर सूर्यकांत जी ने दिया है, तो हमें भारत के मुख्य न्यायाधीश की पद को समझना चाहिए। भारत के मुख्य न्यायाधीश जो पूरे डेमोक्रेसी के 3 स्तंभ हैं, उसमें से सबसे एक स्तंभ है और वो उसके सबसे टॉप हेड है। तो उनके द्वारा कही गई कोई भी बात पहले तो रिकॉर्ड में आती है। इट कम्स अंडर रिकॉर्ड, द जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट बिकम्स अ रिकॉर्ड जजमेंट। उनका ऑब्जर्वेशन किसी ऐरा-गैरा ऑब्जर्वेशन नहीं है। वो बड़ा ही हाइली क्वालिफाइड क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन है। उन्होंने कुछ महसूस करके ही किया होगा। उन्होंने उसमें महसूस जो किया, अगर वो बेरोज़गारी की बात से किया या जिस तरह से वो इतनी संख्या में आजकल शिक्षित बेरोज़गार देश में घूम रहे हैं, उस बात से किया या भारत के युवाओं को लेके किया, जिसके जो सबसे पावरफुल चीज़ मानी जाती है किसी देश की आर्थिक रूप में या आगे वाली पीढ़ी के रूप में। मुझे अच्छी तरह ध्यान है जब मोदी जी अपने चुनाव प्रचार कर रहे थे 2012 में, तो वो बोलते थे कि हमारे देश में एक डेमोग्राफिक डिविडेंड है। डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब जो है कि हमारे यंग जनरेशन की संख्या ज़्यादा है और बनस्पत ओल्ड जनरेशन के, और वो यंग जो डेमोग्राफिक डेमोग्राफिक डिविडेंड है, उसको भारत को इस्तेमाल करके उसको भारत को नई दिशा दे जाना चाहिए। अगर 12-15 साल बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश जो एक शासन का बहुत एक तीसरा स्तंभ है, वो इस तरह का टिप्पणी करते हैं कि भारत के नौजवान अब कॉकरोच बन गए हैं, तो पहले तो ये भारत की शासन प्रणाली और सरकार पे कटाक्ष है, पहला। दूसरा, अपन सभी मामलों में बात करते हैं कि भारत, अमेरिका, यूके, यहाँ पे वो लंदन में है अभी, सब जगह से देश क्यों पीछे है, क्या नहीं है, चाइना से कंपेयर करते हैं। अभय जी, मुझे नहीं लगता किसी देश में ऐसा होता होगा, जहाँ का मुख्य न्यायाधीश या एक शासन का स्तंभ देश के युवाओं को लेके इस तरह की टिप्पणी करे और शासन उसको इग्नोर कर दे पूरी तरह से। या तो भारत सरकार युवाओं के साथ नहीं खड़ी हुई, उनको कॉकरोच कहने वाला आदमी अभी तक इस पद पे बैठा हुआ है, या तो वो पब्लिकली अपोलोजाइज करते। मैं कॉकरोच तो हूं कि नहीं वो तो बात की बात है। हाँ, मैं अपने आप को सीनियर कॉकरोच तो कह सकता हूं, क्योंकि मैं भी उसी सिस्टम से रिजेक्ट हुआ आदमी हूं। आजकल विशाल जी सब लोग भारत में अपने आप को कॉकरोच कह रहे हैं। अभी आशुतोष के साथ एक प्रोग्राम हुआ, आशुतोष ने कहा मैं भी कॉकरोच हूँ, तो मैंने कहा मैं भी कॉकरोच हूँ। नहीं अभय जी, मैं कॉकरोच हूं कि नहीं पता नहीं, बट सीनियर कॉकरोच तो मैं कह सकता हूं अपने आप को। लेकिन एक बात और बताऊं मैं आपको अभय जी, एक बात और भी मुझे लग रही है, जिस तरह जो मैं बाहर से बैठ के देख रहा हूँ, जो लोगों से बातचीत हो रही है, मेरा कोई डायरेक्ट संबंध तो नहीं हो पाया कॉकरोच के विषय में। लेकिन जो 4-5 चीज़ें जो मुझे समझ में आ रही है। सबसे पहले, इस विषय को राजनैतिक रूप से देखना गलत है। ये राजनैतिक मुद्दा नहीं है, ये जनसामान्य का डे टू डे का मुद्दा है। मैं आपको बताता हूँ किस तरह से। सबसे पहले,
आप ब्रेन ड्रेन की बात करते हैं, भारत से लोग बाहर पढ़ने जाते हैं। इस साल 20 लाख लोग भारत से बाहर पढ़ने आए। ये इन्हीं सब नीट के या अदर चीज़ों के फेल्योर से, या उनके माता-पिता को ये डर होता है कि हमारा बच्चा आज पढ़ रहा है, कल कॉकरोच नहीं बन जाए, कि जब वो बेरोज़गार हो जाएगा तो कॉकरोच ही बन जाएगा, चीफ जस्टिस की नज़र में। उसके डर से शायद वो बाहर पढ़ने भेज देते हैं। आज 20 लाख लोग बाहर पढ़ने आ रहे हैं, इसके लिए करोड़ों, $7 बिलियन पर ईयर का मनी ड्रेन है ऑफिशियल, जो केवल और मात्र फीस का है। रहने-खाने का जो करीब-करीब 4-5 हज़ार डॉलर पर मंथ का खर्चा है, वो एडिशनल है। तीसरा सबसे बड़ा सवाल, अभी तक अभय जी मात्र हायर स्टडीज़ और ग्रेजुएशन के लिए लोग पढ़ने आते थे। इस साल का डेटा जो बोल रहा है, वो 6.5 लाख स्कूल स्टूडेंट्स बाहर पढ़ने आए हैं। स्कूल स्टूडेंट्स। क्या भारत के स्कूलों की शिक्षा भी उतनी अच्छी नहीं है कि भारत में पढ़ पाए? ये ज़्यादा गंभीर विषय है, और दीपिका खुद ही बाहर पढ़ रहा था। वो जहाँ से जर्नलिज्म का कोर्स भी कर रहा था किसी उसका, एंड उसको काफ़ी एक्सपीरियंस भी था इससे पहले भी, ही वाज़ वर्किंग समव्हेयर। बिल्कुल, दीपिका जी ने जो मुद्दा उठाया है, उसका नाम तो अलग है समस्या, उसके लिए तो एक राजनीतिक स्क्रूटनी और ऑडिट होनी ही चाहिए। और मुझे लगता है कि भारत की सरकार को इस मुद्दे को, जिस तरह से वो हर मुद्दे पे बोलते हैं कि आप देशद्रोही हैं या इस तरह है, इस मुद्दे को भी एटलीस्ट भारत के प्रधानमंत्री जी के अलावा कौन कर सकता है, इनसे एक माफीनामा मांगना चाहिए या सफाईनामा मांगना चाहिए कि आखिर क्या बात थी? क्यों आपने पूरे देश की 40% के आसपास की आबादी को आपने कॉकरोच बोल दिया? उनके पेरेंट्स क्या कॉकरोच नहीं है? पहला। दूसरा, भाई जी आप बोल रहे थे कि सब कॉकरोच बोल रहे हैं अपने आप को, बल्कि मुझे उल्टा लग रहा है। अभी एक समाज में होड़ चल रही है कि कॉकरोच और उसको बोल दिया, इसको बोल दिया। भाई जी ये कॉलोनी में आग की तरह है, आज आपके घर लगी है, कल दूसरे घर पे लगी है, आज आपके घर पे लगने वाली है। ये समाज आपको कॉकरोच कहेगा और बना दिया है। ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है, रोज़गार की तरफ से, एजुकेशन की तरफ से, नीट के एग्ज़ाम की तरफ से, सारे कई यूनिवर्सिटीज़ में 3-3, 4-4, 5-5 साल से एग्ज़ाम्स नहीं हुए हैं। विशाल जी, एक बात बताइए कि ये जो पेपर लीक हुआ है ज़ी का, नीट का, उसके बाद सीबीएसई का घोटाला हुआ है, ये खबर तो वहाँ भी पहुँच रही है, कनाडा में भी पहुँच रही है, यूएस में भी पहुँच रही है, यूरोप में भी खबर पहुँच रही है। अगर कम से कम वहाँ के रहने वाले भारतीयों तक तो पहुँच ही रही है। ये तो एब्सोल्युटली। असंभव बात है कि ना पहुँचे उन तक खबर। क्योंकि उनमें से बहुत लोग, मैं जा चुका हूँ यूएस में और दूसरी जगह देखा है मैंने, वो लोग काफ़ी सचेत हैं। वो भारत में होने वाली घटनाओं पे गहरी नज़र रखते हैं। यहाँ के उनके परिवार के लोग हैं, वो भी खबर पहुँचाते हैं। उसके बाद सोशल मीडिया के वो बहुत बड़े कंज़्यूमर हैं। सोशल मीडिया बहुत बड़े पैमाने पर वेस्ट में, यूरोप में और अमेरिका में, कनाडा में, नॉर्थ अमेरिका में कंज़्यूम किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में वो लोग इस कॉकरोच वाला जो फिनोमेना है, इसको किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि भारत में कॉकरोच वाले फिनोमेना को कई तरीके से देखा जा रहा है। बिल्कुल। अभय जी इस सवाल एक पूरी एक एक बात इम्पोर्टेंट है, मैं आपको तक पहुँचा दूँ, उसके बाद अपनी बात कहिए आप। वो ये है कि भारत में जो अपोज़िशन का स्पेस है, जो नॉन बीजेपी पार्टीज़ का स्पेस है, गैर भाजपा पार्टियों का जो स्पेस है, उस स्पेस में कॉकरोच वाले फिनोमेना को संदेह की निगाह से देखा जा रहा है। बिल्कुल। उनको इस तरीके से देखा जा रहा है कि जैसे कि ये भारतीय जनता पार्टी इसका लाभ उठाकर जो इंस्टीट्यूशनल अपोजिशन है, यानी पार्टियां हैं, पुरानी स्थापित पार्टियां हैं, कांग्रेस और दूसरी पार्टियां हैं, उनको किस तरीके से ये इस रूप में दिखाया जाए कि ये लोग कुछ काम वाम नहीं कर रहे हैं, स्पेस बिल्कुल खाली है, इसलिए एक नई ताकत उभर रही है उस स्पेस को हासिल करने के लिए, उस स्पेस में अपनी जगह बनाने के लिए। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि लोग मान रहे हैं कि भई ये नई ताकत उभरी है, इसका स्वागत किया जाना चाहिए, इसके साथ खड़ा होना चाहिए। तो मैं जानना चाहता हूँ कि वेस्ट में, पश्चिम में लोग उसको किस रूप में देख रहे हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। मेरी आपकी चर्चा के केंद्र में यही है। अभय जी आपने एकदम सही सवाल पूछा, और मैं आपके इस सवाल का जवाब देने के लिए इतना उत्साहित था कि बीच में ही बोल पड़ा। अभय जी आप इस सवाल के आंसर सुन के उतने आश्चर्य होंगे जितना कि आपका सवाल इंटरेस्टिंग है। जी, अभय जी, पहले मैंने अपने कार्यक्रम के पहले ही भाग में बोला था कि इस सवाल को राजनीतिक रूप से देखना एक बचकानी हरकत है। ये सरकार की राजनीतिक फेल्योर नहीं है। हुँ, ये सरकार की ही फेल्योर है।
और इसको राजनीतिक रूप से देखना है कि इसमें से कौन फ़ायदा ले जाएगा, कौन नहीं ले जाएगा। किसी का भी फ़ायदा हो, देश का नुकसान हो रहा है, गारंटी से। और युवा जनरेशन, वो कॉकरोच वर्ड उन्होंने सही बोला है। युवा जनरेशन बहुत बुरी स्थिति में आ चुकी है पिछले 12-25 साल में, और उसके लिए पूरा देश ज़िम्मेदार है। और पिछले 12 साल में तो बहुत ही बुरी स्थिति हो गई है, पहला। दूसरा, अब आप बिल्कुल सही सवाल पूछा, जो असली सवाल है। एनआरआई कम्युनिटी में तो इसका कोई जिक्र नहीं है किसी तरह से। वो ना अपने आप को भारत की गंदगी से, और खासकर भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग दूर रखना चाहते हैं। लेकिन इसकी एक दूसरी सच्चाई है भाई जी। हुँ। आप किसी फॉरेनर को ये बोलें कि हमारे यहाँ पेपर लीक हो गया, तो पहले तो उसको समझ में नहीं आएगी कि पेपर लीक होता क्या है। कि ये पेपर लीक का कॉन्सेप्ट क्या है? उसको बैठ के समझाना पड़ेगा कि ये पेपर लीक होता है, पेपर हम पे किसी एक व्यक्ति को फ़ायदा पहुँचाने के लिए कुछ लोगों ने उस पेपर को पहले से किसी को दे दिया, हुँ, या अपने ग्रुप में बाँट दिया, जिससे कि कुछ लोगों को पहले से एडवांस में पता लग जाए कि पेपर में, परीक्षा में क्या आने वाला है, तो वो तैयारी कर ले और लोगों से ऊपर निकल आए। हुँ, तो पहले तो उसको ये समझ में नहीं आएगा। फिर उसको ये समझ में आ भी गया, यहाँ के यूनिवर्सिटी पेपर लीक होते ही नहीं है। तो उसको ये समझ में नहीं आएगा कि आखिर पेपर किसी को पहले से देने में यूनिवर्सिटी, भई पेपर तो जो है वो यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों के हाथ में है, या किसी संस्था के हाथ में है। तो वो संस्था के लोग राजनीतिक लोग कैसे हो सकते हैं? वो अपने लोगों का फ़ायदा कैसे कर सकते हैं? तो पहले तो उसको ये समझ में नहीं आएगा। तो उसको ये समझाना पड़ेगा कि भारत में जो यूनिवर्सिटी है, इंस्टीट्यूशंस हैं, वो अब इंडिपेंडेंट लोग बचे ही नहीं है उसके अंदर। उसमें सारे के सारे लोग राजनैतिक हो गए हैं, और वो राजनैतिक विचारधारा के लोग हैं। तो उनका उद्देश्य, उनका कार्यक्रम केवल एक ही है कि हम सब मिलके अपने विचारधारा के लोगों को फ़ायदा हुँ। पहुँचाएँ, और उसके लिए उन्होंने वो एक एग्ज़ाम था, वो पहले से निकाल लिया पेपर, और अपने लोगों को बाँट दिया। तो जब इतना कुछ समझ जाएगा वो, तो उसको फिर अगला सवाल खड़ा होगा उसका कि ठीक है, चलो हम ये भी मान लेते हैं कि पेपर लीक कर दिया और अपने विचारधारा के लोगों को बाँट भी दिया। तो सरकार क्या अब करने वाली है? भई पेपर यहाँ तो लीक होते नहीं है। तो वो ये उसका अगला सवाल होगा कि हम बोलेंगे उससे कि ठीक है, सरकार को ये समझ में आ गया, तो सरकार ने दोबारा पेपर इश्यू कर दिया, दोबारा पेपर करा दिया उसका। अबे जी, वो ये बोलेगा कि दोबारा पेपर का मतलब ये हुआ कि उस बच्चे को फिर से सेंटर पे आना पड़ेगा। उस बच्चे को पढ़ाई का जो उसका मोमेंटम था, जो उसने टारगेट कर रखा था कि मैं 4 तारीख को खत्म करूँगा, 3 तारीख को रिवीजन करूँगा और उसके ऐसा करूँगा, वो उसको फिर से शेड्यूल करना पड़ेगा। उसको एक पेरेंट्स को उसके 1 दिन और छुट्टी लेना पड़ेगी या 2 दिन लेना पड़ेगी। तो उसकी सबसे बड़ी इच्छा ये होगी, या ये वो रिकमेंड करेगा कि कम से कम सरकार को $200-300 पर स्टूडेंट देना चाहिए एज़ अ कंपनसेशन, कि भाई साहब आपका एडिशनल खर्चा हुआ, आपके आने-जाने का किराया लगा, आप इतनी दूर से आए गए, परेशानी हुई। तो वो कम से कम $200-300 तो पर स्टूडेंट को सरकार दे दे, जो जो कर सकती है वो। यानी तो आपका आपकी माँग और आपका सुझाव ये है कि भारत सरकार को पेपर लीक के शिकार, पेपर लीक से उत्पीड़ित प्रत्येक विद्यार्थी और उसके उसके माता-पिता को एक निश्चित मात्रा में हर्जाना देना चाहिए। नहीं भाई जी, थोड़ा-सा मैं चेंज करूँगा। पेपर लीक से शिकार नहीं, वो तो 10 साल से हो रहे हैं। 10 साल में आज तक रिकॉग्नाइज़ ही नहीं करा। जो उन्होंने गलती करी है इस बार री-पेपर कराने की, सरकार ने जो री-पेपर कराया है, उसमें जो लोग देने आ रहे हैं, उनको कम से कम 3-4 हज़ार रुपए देना चाहिए सरकार को, $200-300 जो भी होते हैं, कि उनका किराया कवर हो जाए। हुँ। वो एक दूसरे शहर से आ रहे हैं, दूसरी गाड़ी से आ रहे हैं, वो तमाम इंतज़ाम करके एक बार आ चुके हैं, दूसरी बार अपनी गलती से तो नहीं आ रहे वो। वो दूसरी बार जो आ रहे हैं, वो तो किसी की एस्टेब्लिश्ड मिस्टेक की वज़ह से आ रहे हैं। उसी एस्टेब्लिश्ड मिस्टेक की वज़ह से सरकार ने पेपर चेंज किया। तो जो लोग सेंटर पे आ रहे हैं, उनको वहीं पे सरकार को कैश, हर एनरोलमेंट में हर आदमी को जो भी उस सरकार की लगता है 500, 1000, 2000, 3000 रुपए, अगर आप विदेश से कंपेयर करें तो 3000 रुपए या $300 कोई बड़ी रकम नहीं है। हुँ, $300 मतलब हो गए 30,000 रुपए के आसपास। तो उतने उनको देने चाहिए जो भी है। मुझे मुझे ऐसा लगता है, हुँ। सरकार जब आप अमेरिका से कंपेयर करते हैं अपने आप को, आप विश्व बनने की कोशिश कर रहे हैं या चाह रहे हैं हमारी छवि ऐसी हो, तो आपके सिटीज़न को या उनकी सब प्रॉब्लम है, उनको उसी तरह से ट्रीट करिए ना आप। तो $300 के आसपास का मतलब हुआ ₹30,000। तो 30-25,000 रुपए पर व्यक्ति को वहाँ देना चाहिए। या जो भी कंपनसेशन बनता है, वह किराया के देना चाहिए, और उन सबको या
देना चाहिए कि सरकार आपके साथ खड़ी हुई है। नहीं, ये तो बहुत ही बेहतरीन सुझाव है। मुझे लगता है इस विषय पे जितनी भी मैंने कई चर्चाएँ की इस विषय पे, लेकिन किसी भी प्रवक्ता ने या किसी भी विश्लेषक ने इस समस्या के बारे में मुझसे चर्चा करते हुए सुझाव नहीं दिया कि पेपर लीक के शिकार हर छात्र और उसके परिजनों को सरकार की तरफ से कम 250 से $300 के बीच का मुआवजा देना चाहिए। मुझे ऐसा अगर ये अमेरिका में होता, हाँ, 25 से सवाल कनाडा में अमेरिका होता में होने का नहीं है। सवाल ये है कि ये तो भारत में हुआ है, तो भारत नहीं, में उन्हें मुआवजा क्यों नहीं मिलना चाहिए? नहीं, मैं आपको ये बता रहा हूँ, अगर ये अमेरिका में होता तो सरकार का एक रिस्पॉन्स ये भी होता कि इससे प्रभावित लोगों को वो 200-300 100% देती, हुँ, और वहीं इंस्टेंटली देती वो। ऐसा भी नहीं कि आपके अकाउंट में आ जाएगा और ये हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। हुँ, आप आए, आपने खर्चा कर दिया है, हुँ। ये उसका और कोई एहसान नहीं है, वो खर्चा जो आपसे हो गया एडिशनल, जिसके कोई आप लोग ज़िम्मेदार नहीं है, इसके लिए आप कोई आपके रिस्पॉन्सिबल नहीं थे, आप इसके लिए सरकार कंट्रोल, ज़िम्मेदार है। हुँ, जिसके लिए सरकार या सरकार का रिकॉग्नाइज्ड भई, या तो सरकार अभी तो पेपर कैंसल नहीं करती। हुँ, मध्य प्रदेश में व्यापम 25 साल पहले हुआ था, हुँ, तब से हर साल पेपर लीक होते हैं, आज तक तो कभी कैंसल किया नहीं। हुँ। जब पहली बार उन्होंने कैंसल किया तो इसका मतलब उन्होंने अपनी गलती मानी। जब गलती मानी तो उस गलती के खामियाजे में जो लोग खड़े हुए हैं, उनको कंपनसेशन तो सरकार को देनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल देना 100%। चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। मैं बिल्कुल आपसे इस बारे में सहमत हूँ। अच्छा, अब दूसरा सवाल ये है कि सरकार तो ये कम्पेन्सेशन दे नहीं रही। सरकार नहीं, के एजेंडे पे तो बोला ही नहीं किसी ने। नहीं, नहीं, फिर भी सरकार के एजेंडे पे तो स्वतः स्फूर्त तरीके से ये मुआवजा है नहीं। बिल्कुल। तो फिर इस माँग को किसे उठाना चाहिए? विपक्षी पार्टियों को उठाना चाहिए, काकरोच जनता पार्टी को उठाना चाहिए, छात्रों के किसी संगठन को उठाना चाहिए, किसको उठाना चाहिए इस माँग को? अभय जी, मैं माँग तो प्रोग्राम किसी न किसी में को उठानी पड़ेगी ना। अभय जी, मैं प्रोग्राम के शुरू में ही आपसे बोला था कि ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है। कॉकरोच जनता पार्टी ने अननेसेसरी इस देश की नेचुरल या एक देश की समस्या को राजनीतिक रूप दे दिया, अपनी पार्टी को नाम रख के उस तरह का, या उस तरह का डिमांड करके धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दो। आप धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मत, हमें नहीं चाहिए। हमें 3 चीज़ चाहिए, हुँ, जो मुझे लगता है माँगनी। सबसे पहला तो कंपनसेशन, जिस दिन एग्ज़ाम पे बच्चे आएँ, उनको पैसे दिए जाएँ उनके पेरेंट्स को। हुँ, दूसरा, आपका नीट एक आप पेपर के बाद या पेपर के पहले आप एक एश्योर करें स्टूडेंट्स को कि ये पेपर ऑनेस्ट हुआ है, और देश की सरकार या मोदी जी या बड़े उसको एक 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 जो आदमी सबसे होशियार है, मेरिटोरियस सिस्टम जो है, सी अभय जी, अगर आप इसको देखें, सी हिंदुस्तान में सबसे बड़ी मदर ऑफ पेपर है, वो है यूपीएससी। हुँ, ठीक, यूपीएससी का जो एग्जाम था वो काफी समय से चल रहा था। लॉर्ड कर्जन, बहुत समय से उन्होंने, लॉर्ड मैकाले ने रिकमेंडेशन दी। सबसे पहले ब्रिटिश टाइम में या ब्रिटिश या ईस्ट इंडिया टाइम में एक कॉलेज हुआ करता था लंदन के पास, हैलीबरी कॉलेज। हुँ, जानता हूँ। हैलीबरी कॉलेज में लोग अपने 4 नाम देते थे, जो कंपनी के डायरेक्टर होते थे, उन नाम के आगे एक डायरेक्टर का नाम लिखा होता था और उसका अपॉइंटमेंट हो जाता था। उस अपॉइंटमेंट को स्टॉप करने के लिए धीरे-धीरे प्रोसेस करके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आए। आज की डेट में पेपर लीक का मामला जो है, वो मेरिटोरियस सिस्टम को डायरेक्टली चैलेंज करने वाला सिस्टम है। ये कुछ नहीं है, ये वही प्री ब्रिटिश एरा से पहले का सिस्टम लाया जा रहा है, जहाँ पे आपको एग्ज़ाम पेपर दे दिया, जिससे कि आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में उस प्रतिभाशाली एग्ज़ाम से विद्यार्थी से आगे निकल जाए। ये एक ये एक डिज़ाइन है, हुँ, ये डिज़ाइन है, और समय आ गया है सरकार को एक अथॉरिटेटिव स्टेटमेंट या अथॉरिटेटिव लोगों को विश्वास दिलाना चाहिए कि जो ये पेपर हुआ है, जो आप दे चुके हैं या आने वाला है, उसके अंदर मेरिटोक्रेसी ही चलेगी। किसी एक ग्रुप के, किसी एक समूह के, किसी एक लोग तरह के लोगों को पेपर लीक करा के स्पेशल फेवर नहीं दिया जा रहा है। यानी आपका स्पष्ट रूप से मानना ये है कि पेपर लीक दरअसल मेरिटोक्रेसी के खिलाफ एक साजिश है, साजिश या डिज़ाइन? डिज़ाइन है। वो एक ही साजिश बात है। या डिज़ाइन है। मेरिटोक्रेसी के खिलाफ एक डिज़ाइन है और उस डिज़ाइन को कैंसल आउट करने के लिए ज़रूरी है कि जो लोग पेपर लीक के शिकार हैं, उनको एक प्रॉपर मुआवज़ा दिया जाए, एक उचित समुचित मुआवज़ा दिया जाए।
100% एक डिमांड ये है, दूसरी मेरिटोक्रेसी एस्टेब्लिश करने के ऊपर कदम उठाए जाएँ कि इसी तरह से हमें देश के आज आप एक बात बताइए, आज आप जो पेपर लीक से बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं, हुँ, वो कैसे डॉक्टर बनेंगे? हुँ, कैसे इंजीनियर बनेंगे? किस तरह का सिस्टम अपन समाज देख रहे हैं आगे 50 साल बाद? जब हुँ, ये बच्चे आज से 20-25 साल बाद जब अस्पतालों में आएँगे, ब्रिज बनाएँगे, फैक्ट्रियाँ चलाएँगे तो क्या होगा? क्या हम वो विकसित देश की तरफ बढ़ पाएँगे? आज हिंदुस्तान में पिछले 20 साल पहले जो आप प्रोग्रेस देख रहे थे, वो हिंदुस्तान के आईआईटी और आईआईएम की वजह से थी। आज अमेरिका में जो आईआईएम से एम्स से पास हुए डॉक्टर या एम्स से पढ़े हुए डॉक्टर हैं, उन्हीं की इज़्ज़त है। गलगोटिया से पढ़े डॉक्टरों की इज़्ज़त नहीं है यूएस में। हुँ, एनएचएस जो लंदन का है, वो पूरे इंडियन डॉक्टर चलाते हैं, वो नर्सेज़, वो सारे डॉक्टर आप उनके डिग्री के जाइए सीवी में या तो उन्होंने एम्स से पढ़ाई की है या फिर बीएचयू से पढ़ाई की है। तो अगर आप भारत को विकसित देश बनाने की तैयारी कर रहे हैं, तो हुँ। आप मेरिटोक्रेसी को कैसे इग्नोर कर सकते हैं? दिस इज़ नहीं, ठीक है, मैं इल्लीगल। आपसे पूरी तरह सहमत हूँ और आपसे आपके साथ जो चर्चा हुई है, इस चर्चा का जो टेक अवे है, इस चर्चा का जो केंद्रीय उपलब्धि है इस चर्चा की, वो यही है कि भारत में जो योग्यता आधारित प्रतियोगी परीक्षाएँ हैं, मेरिटोक्रेसी आधारित जो प्रतियोगी परीक्षाएँ हैं, उन प्रतियोगी परीक्षाओं के बुनियादी चरित्र की रक्षा करनी चाहिए और उसकी रक्षा करने का सबसे बड़ा तरीका ये है कि उसे ये जो पेपर लीक के नाम पर जो घोटाला हो रहा है, इस घोटाले को कैंसल आउट करने के लिए घोटाले के शिकार हर छात्र को सरकार को एक मुआवज़ा देना चाहिए। बिल्कुल, अगर सबसे सरकार पहले इसका मुआवज़ा देगी, तो अगली बार उसे मुआवज़ा ना देना पड़े, ऐसा सिस्टम बनाएगी। बिल्कुल, अपनी गलती तो माने, अपने अपनी स गलती मानेगी, मुआवज़ा देने का मतलब है कि वो अपनी गलती मानेगी और देश सख्त खड़ा हुआ है, देश और देश मेरिटोक्रेसी चाहता है। बिल्कुल, बिल्कुल, मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ और ये होना चाहिए। मेरे ख़्याल से आपकी ये जो माँग है और आपका जो विश्लेषण है, इस विश्लेषण को नई परख के दर्शकों के पास जाना चाहिए और मुझे नहीं लगता कि किसी ने आपके अलावा ये माँग की है। इस हिसाब से ये चर्चा जो है अपने आप में एक अनूठी उपलब्धि के साथ में अपने उपसंहार तक पहुँचती है कि जो पेपर लीक के शिकार हैं, जिनको पेपर लीक से नुकसान हुआ है, उन सबको सरकार को चाहिए एक निश्चित मुआवज़ा, एक वाजिब मुआवज़ा निर्धारित करे और उन सब लोगों को बाकायदा उनके खाते में वो रकम ट्रांसफ़र की जाए। भारत अभय जी, सरकार वैसे भी रकम ट्रांसफ़र करने वाली सरकार मानी जाती है। वो बहुत से मामलों में अनावश्यक रूप से रकम ट्रांसफ़र करती है। यहाँ तो वो ज़रूरत के तौर पर रकम ट्रांसफ़र करेगी। बहुत-बहुत धन्यवाद विशाल जी। एक धन्यवाद उम्दा अभय। किस्म की चर्चा करने के लिए, एक उम्दा किस्म का सुझाव करने के लिए और जल्दी ही हम लोग ऐसे ही किसी प्रश्न के ऊपर विचार करने के लिए फिर मिलेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अभय।